ऋण पत्रों पर ब्याज। ऋण पत्रों पर ब्याज, कंपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक कर सकती है और उसके रजिस्टर्ड स्वामी को, जो कंपनी का रजिस्टर्ड मतलब ऋण पत्रों का जो रजिस्टर्ड स्वामी है, उसे कंपनी उन ऋण पत्रों पर ब्याज दे सकती है। आयकर अधिनियम के अनुसार किसी ऋण पत्रधारी को दिया जाने वाला ब्याज एक निश्चित सीमा से अधिक होता है तो उस पर आयकर काटकर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं टीडीएस, आपने शब्द सुना होगा, भुगतान किया जाता है। इस बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले आपको टीडीएस का मतलब भी बताना चाहूंगा। हमारी देश की सरकार का आय का मुख्य स्रोत है कर। उस कर में भी आयकर एक ऐसा कर है जिससे हमारे देश की सरकारें अपनी आय में वृद्धि करती हैं और हमारे देश का संचालन उस कर की आय से ही करती हैं। तो कर की चोरी रोकने के लिए, क्योंकि हर करदाता कर बचाना चाहता है, सरकार को कर देना नहीं चाहता है, तो वो कई बार गलत तरीके से कर की चोरी कर नहीं देता है। उस कर की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने कॉन्सेप्ट बनाया है उद्गम स्थान पर कर की कटौती, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है जहां आय उत्पन्न हुई है वहीं उसका कर काट लिया जाए। तो यहां पर यह कॉन्सेप्ट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि कंपनी ऋण पत्रधारी को ब्याज का भुगतान कर रही है, जो कि ऋण पत्रधारी के लिए क्या है? आय है। तो उस पर जो कर बनता है वो उस कर को कंपनी खुद काटेगी और सरकारी कोष में जमा कराएगी ऋण पत्रधारी के नाम से। यही उद्गम स्थान पर कर की कटौती है। इस कर को संग्रह करने का या काटने का दायित्व कंपनी पे डाल दिया गया है कि आप अपने ऋण पत्रधारियों को ब्याज देने से पहले उस ब्याज पर जो निर्धारित दर से कर बनता है वो काट लीजिए और वो सरकारी कोष में ऋण पत्रधारी के नाम से जमा करा दीजिए। इससे कुछ हद तक कर की चोरी को रोका जा सकता है। कंपनी कर काटने के बाद अगले 7 तारीख तक, यानी अगले महीने की जो 7 तारीख है, उसे सरकारी खजाने में जमा कराएगी। यह ऋण पत्रधारी की ओर से चुकाया माना जाता है। ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये चुकाया हुआ किसके ब्याज में से काटा है? ऋण पत्रधारी के ब्याज में से काटा है। तो ये माना यही जाएगा कि ये पैसा ऋण पत्रधारी का जमा हुआ है। जब कभी इन फ्यूचर ऋण पत्रधारी अपनी आयकर की विवरणी भरेगा तो उसमें इस चुकाए गए कर का फायदा ऋण पत्रधारी को मिल जाएगा, जिसके लिए कंपनी उसे कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करती है। और ब्याज भुगतान की क्या प्रविष्टियां होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को समझ लीजिए। आप एक कंपनी है और आप ऋण पत्रधारी को दिए जाने वाले ब्याज पर क्या करेंगे? कर की कटौती करेंगे। आइए अब बात करते हैं इसकी जर्नल प्रविष्टियों की। सबसे पहले ब्याज देय होने पर, जब ब्याज देय होता है तो क्या एंट्री की जाएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है? खर्चा, तो उसे डेबिट किया गया टू डिबेंचर होल्डर और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का ब्याज देना है, इस 10,000 में से 2,000 रुपए कर काटने हैं और 8,000 रुपए आपको ऋण पत्रधारी को देना है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट में 10,000 लिखा जाएगा, डिबेंचर होल्डर में शुद्ध राशि लिखी जाएगी कर काटने के बाद, जो कि है 8,000, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में लिख दी जाएगी कर की राशि। उसके बाद में इन दोनों राशियों का अलग अलग भुगतान कर दिया जाएगा। ये डिबेंचर होल्डर को ब्याज दिया जाएगा 8,000 रुपए, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसमें वो रकम लिखी जाएगी जो कर काटने के बाद है, और इस रकम को सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। तो उसकी जर्नल प्रविष्टि होगी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अंत में जो आपने डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट किया है उसे लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो क्या प्रविष्टियां करनी है आपको? सबसे पहले ब्याज को देय करना है, फिर ब्याज में से शुद्ध ब्याज की राशि ऋण पत्रधारी को चुकानी है और काटे गए कर को सरकारी खजाने में जमा कराना है, और फिर डिबेंचर इंटरेस्ट को लाभ हानि खाते से चार्ज करना है। आइए इसे समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण 17 की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को ए लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2,000
10% ऋण पत्र, ये 10% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि आप ब्याज का लेखांकन कर रहे हैं और ऋण पत्रों के आगे जो ब्याज की जो दर दी हुई होती है वो उनके ब्याज की ही दर होती है। तो 100 रुपए वाले 2000 10% ऋण पत्र 10% बट्टे पर तो निर्गमित किए हैं और 10% प्रीमियम पर मोचनीय हैं, यानी जब कभी भी इनको पैसा देंगे तो 100 रुपए की जगह 110 देंगे, और आज निर्गमित किया है तब इनसे 100 रुपए की जगह मात्र कितने रुपए लिए हैं? 90 रुपए लिए हैं। ऋण पत्र के निर्गमन तथा 31 मार्च 2017 की समाप्त अवधि के लिए ऋण पत्र ब्याज से संबंधित रोजनामचा की प्रविष्टियां देनी है, ब्याज भुगतान की आपको प्रविष्टियां देनी है। आगे बात करते हैं, यह मानकर दर्शाएं कि ब्याज जो है वो कैसे दिया जाता है? अर्धवार्षिक दिया जाता है, यानी साल में 2 बार दिया जाता है। तो आपने अप्रैल 2016 में ऋण पत्र जारी किए हैं। अगर यहां बात की जाए तो 6 माह बाद, यानी कि आप पहले ब्याज का भुगतान करेंगे सितंबर 30 को और उससे अगले ब्याज का भुगतान करेंगे आप मार्च 31 2017 को, तब उसके 6 माह पूरे होंगे। आगे देखें, जिसमें से आधे का भुगतान 30 सितंबर 2016 को तथा शेष 31 मार्च 2017 को किया गया। वही बात है, यहां कर की दर 10% है। आइए अब सबसे पहले इन राशियों को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे, चाहे ऋण पत्र प्रीमियम पर जारी किए जाएं चाहे बट्टे पर जारी किए जाएं, ब्याज की गणना हमेशा ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर की जाएगी। तो 2000 ऋण पत्र हैं और एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपए है। ये ध्यान रखें आप, यहां पर आपको इसे 90 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि ब्याज हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये राशि निकल कर आती है 2 लाख, और ये जो 10% है ये ऋण पत्रों की क्या है? ब्याज की दर है। जब आप 10% ब्याज निकालते हैं तो ब्याज की रकम निकल कर आती है 20,000। लेकिन 20,000 ये जो दर होती है ये साइलेंटली बिना कहे ही समझ में आनी चाहिए, वार्षिक ब्याज की दर है। 10% आपको साल में 1 बार देना है, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि हमें साल में 2 बार देना है, तो इस ब्याज के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, 10,000 पहला ब्याज और 10,000 दूसरा ब्याज। साथ ही साथ कर की दर, तो कर किस पर काटा जाएगा? कर काटा जाता है आय पर, और ये आय है, तो यहां पर अगर कर काटा जाएगा तो 10,000 का 10% निकालिए आप, और आपको पता चलेगा कि 1,000 रुपए कर है और 9,000 रुपए आप ऋण पत्रधारी को शुद्ध ब्याज के रूप में भुगतान करना है। सेम ट्रीटमेंट यहां होगा, वो ही 1,000 और 9,000। आपको राशि समझ में आएगी। एक बार फिर से समझा देता हूं, 2000 ऋण पत्र हैं, 100 रुपए वाले हैं, 2000 को 100 से गुणा किया, अंकित मूल्य से गुणा करना है, चाहे प्रीमियम पर जारी करें, चाहे बट्टे पर जारी करें, चाहे सब मूल्य पर जारी करें, क्योंकि ब्याज की गणना हमेशा किस पर की जाती है? अंकित मूल्य पर की जाती है। तो 2 लाख का 10% जब हम निकालते हैं तो वो 20,000 आता है। 20,000 रुपए वार्षिक ब्याज है, हमें साल में 2 बार देना है, तो हमने इसके 2 टुकड़े किए, वो आ गए 6 माह में 10,000। सवाल में लिखा हुआ है कर की दर 10%, तो कर कटता है आय का। आय क्या है? ब्याज है। इस पर 10% जब हम निकालते हैं तो 1,000 रुपए आते हैं। इसका मतलब 10,000 रुपए का ब्याज देते समय 1,000 रुपए आपको काट कर सरकारी खजाने में जमा कराने और 9,000 रुपए आपको ऋण पत्रधारी के साथ, ऋण पत्रधारी को भुगतान करने। सेम ट्रीटमेंट दूसरी बार वाले ब्याज में करना है। तो अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहले यहां पर हम निर्गमन की जर्नल एंट्री करते हैं, क्योंकि यहां पर निर्गमन और ऋण पत्र के ब्याज दोनों की जर्नल प्रविष्टियां पूछी हैं। तो यहां पर पीछे पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट काम आएगा। शोधन की शर्त दे रखी है कि आप 10% प्रीमियम पर शोधन करेंगे, और जब निर्गमन के समय ही शोधन की शर्त को दे दिया जाए तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से क्रेडिट किया जाता है। साथ ही साथ एक बात और बताई थी कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया है और शोधन प्रीमियम पर हो रहा है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इन दोनों को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से ही लिखा जाता है। आइए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। 2000 ऋण पत्र हैं, 100 रुपए वाले हैं, 10% बट्टे पर जारी किए हैं, तो 2 लाख का 10% काटने के बाद 1,80,000 रुपए प्राप्त होंगे। तो प्रथम जर्नल प्रविष्टि की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और इसकी राशि होगी 1,80,000 रुपए। एक बार फिर से देख लें कैसे निकाला। 2000 को
100 से गुणा किया और 10% बट्टा काटा। अब दूसरी प्रविष्टि की अगर बात करूं तो दूसरी प्रविष्टि होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जिसमें डिस्काउंट भी लिखेंगे और लॉस ऑन इशू भी लिखेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक बार फिर से देख लें, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, loss on issue of debenture account debit to 10% debenture to premium on redemption। आइए अब इसमें अमाउंट फिलअप करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में लिखी जाएंगी 1,80,000, लॉस ऑन इशू 2 होंगे, 20,000 तो डिस्काउंट है और 20,000 प्रीमियम जो कि आप शोधन के समय देंगे उसे भी आप आज ही लॉस मानेंगे, तो ये आएगा 40,000। 10% डिबेंचर में नॉमिनल वैल्यू लिखी जाएगी, फेस वैल्यू लिखी जाएगी जो कि है 2 लाख और 20,000 रुपए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। ये आपके निर्गमन की जर्नल प्रविष्टियां हो चुकी हैं। सवाल में 2 तरह की प्रविष्टियां मांगी थी, ऋण पत्रों के निर्गमन की और ब्याज की। तो निर्गमन की प्रविष्टियां कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ब्याज की। ब्याज की कैलकुलेशन आपको पूरी बताई जा चुकी है। साल भर का ब्याज है 20,000, जिसमें 6 माह का ब्याज होगा 10,000। 10,000 में भी 10% कर काटना है। आइए तो ब्याज को सबसे पहले ड्यू करेंगे। पहला ब्याज जो ड्यू होगा वो होगा 30 सितंबर को, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 को आपने ऋण पत्र जारी किए हैं, तो 6 माह 30 सितंबर को पूरे होते हैं। तो एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जैसा कि यहां कर रखा है। डिबेंचर इंटरेस्ट में लिखेंगे 10,000, डिबेंचर होल्डर में शुद्ध राशि लिखेंगे कर काटने के बाद और 1,000 रुपए डाल देंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके जस्ट बाद इन दोनों का भुगतान करेंगे। डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया है, अब डेबिट करेंगे। जब भुगतान करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसकी राशि होगी 9,000 और टैक्स चुकाने की एंट्री होगी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसकी राशि होगी 1,000। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू बैंक 1,000 रुपए, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 9,000 रुपए। ये हमने ब्याज का भुगतान कर दिया। अब अगर बात करें तो अगर आप नोट्स में देखेंगे तो चौथी एंट्री है ब्याज को लाभ हानि खाते से चार्ज करने की, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है साल के अंत में यानी 31 मार्च को, तो तभी पूरे ब्याज को एक साथ चार्ज किया जाएगा। तो अब 6 माह बाद फिर दूसरी किस्त ड्यू होगी। 6 माह बाद 31 मार्च को फिर से एक नेक्स्ट जो किस्त है वो ड्यू हो जाएगी ब्याज की, और फिर से सेम एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, राशि भी सेम होगी। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बस तारीख बदल गई है। अब आ जाएगा 2017 मार्च 31, क्योंकि अगले 6 माह तभी पूरे होंगे। यहां पर लिखेंगे 10,000, डिबेंचर होल्डर में लिखेंगे 9,000 और यहां पर लिखेंगे 1,000 रुपए। अब इन दोनों का अलग अलग भुगतान करेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक शुद्ध रकम चुकाई जाएगी 9,000। पूरे 1 साल के ब्याज का लेखांकन होने के बाद अब ब्याज को चार्ज किया जाएगा लाभ हानि विवरण से। और अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स तो पहले साल आपने 10,000, पहले 6 माह बाद आपने 10,000 से डेबिट किया और दूसरे 6 माह बाद आपने फिर से डिबेंचर इंटरेस्ट को 10,000 से डेबिट किया, तो आपकी पुस्तकों में डिबेंचर इंटरेस्ट का खाता 20,000 से खुल चुका है, जिसे आप एक साथ साल के अंत में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चार्ज करेंगे, जिसकी एंट्री होगी आपने इसे डेबिट करके खोला है, चार्ज करने समय इसको क्रेडिट किया जाएगा। और किससे चार्ज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, और ये राशि होगी 20,000 रुपए। ऋणपत्रों पर ब्याज के लेखांकन को समझने के बाद अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो हमने इसमें शामिल किया है वो है ऋणपत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानि या बट्टे का अपलेखन किस तरीके से किया जाता है। तो आइए बात करते हैं ऋणपत्रों का निर्गमन पर बट्टा हानि को अपलिखित करना।
ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा तथा हानि, यानी कि बात हो रही है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को कब डेबिट किया जाता है? जब निर्गमन के समय ही आपको पता हो कि आप ऋण पत्रों का शोधन काय पर करेंगे? प्रीमियम पर करेंगे। ये दोनों ही हानि किस तरह की हानि है? पूंजीगत हानि है, जिसे या तो पूंजीगत लाभों से, प्रतिभूति प्रीमियम से, पूंजीगत लाभ या पूंजीगत संचय से अपलिखित किया जा सकता है। तब तो एक ही बार में इसे खत्म कर देंगे अगर हमारे पास पूंजीगत लाभ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अथवा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से भी अपलिखित किया जा सकता है, या फिर जो प्रत्येक वर्ष हम लाभ हानि ज्ञात करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जैसे कक्षा 11 में आपने लाभ हानि खाता बनाया है, वैसे कंपनियां बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उससे भी चार्ज किया जा सकता है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से पूरी राशि को एक बार में चार्ज नहीं किया जा सकता, प्रत्येक वर्ष थोड़ा थोड़ा चार्ज किया जाएगा। वैसे इन हानियों को अपलिखित करने का समय कंपनी अधिनियम में निर्धारित नहीं है, वैसे कुछ नहीं बताया गया है, कंपनी अपने हिसाब से इसे अपलिखित करती है। तथापि इन्हें ऋण पत्रों की अवधि में अपलिखित करना दिया जाना चाहिए। क्या मतलब है अवधि से? मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है और कंपनी आज ऋण पत्र जारी करती है और तय करती है कि आने वाले 2030 यानी 10 साल बाद ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाएगा, तो ये हो गई ऋण पत्रों की अवधि। तो यहां पर कंपनी अधिनियम में तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानि को किस तरीके से पीएनएल से चार्ज करना है, किस तरीके से अपलिखित करना है, इस बारे में कोई अवधि या कोई विशेष बात नहीं बताई है। लेकिन सामान्यतः जो ऋण पत्रों की अवधि है, यानी जितनी समय तक कंपनी ऋण पत्रों का पैसा प्रयोग कर रही है, ऋण पत्रधारियों का पैसा प्रयोग कर रही है, शोधन से पहले पहले इस हानि को अपलिखित कर देना चाहिए। अपलेखन की प्रविष्टि क्या होगी? यदि पूंजीगत लाभों से अपलिखित करें तो आप सभी जानते हैं कि ये हानियों को जब ये होती हैं तब इन्हें डेबिट किया जाता है, तो जब इन्हें चार्ज करेंगे तो इन्हें क्रेडिट करेंगे और जिससे भी चार्ज करेंगे उसे डेबिट करेंगे। तो यदि पूंजीगत लाभों से करते हैं तो प्रविष्टि होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या फिर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और अगर लाभ हानि खाते से की जाती है तो भी एंट्री वही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जर्नल एंट्री तो हमने समझ ली है, लेकिन बात आती है कि अपलिखित की जाने वाली राशि का निर्धारण कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपकी पाठ्यपुस्तक में 2 विधियां दी गई हैं, उनकी बात करते हैं। लाभ हानि विवरण से हानि को अपलिखित करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है स्थायी किश्त विधि। ध्यान दें, नाम से ही इसका अर्थ समझ में हो आएगा, स्थायी किश्त विधि। क्यों? जब ऋण पत्रों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात एक मुश्त किया जाता है, यानी कि जैसा अभी मैंने कहा कि 2021 में हमने 1 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए और 2030 में हम एक साथ इन 1 लाख रुपयों का शोधन करेंगे। यहां कहने का मतलब एक मुश्त का मतलब एक साथ शोधन करेंगे एक निर्धारित समय के बाद। ऐसी स्थिति में आपको स्थायी किश्त विधि ऋण पत्रों की हानि पर लगानी चाहिए। उस स्थिति में कुल हानि को उस अवधि में बराबर बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10,000 की हानि हुई है और 10 साल अवधि है, तो प्रत्येक वर्ष की हानि 1,000 होगी। इसीलिए इसे स्थायी किश्त विधि कहा गया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष अपलिखित की जाने वाली राशि समान होती है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, आपने कक्षा 11 में मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें मूल्यह्रास लगाने की विधि थी स्थायी किश्त विधि। स्थायी किश्त विधि क्यों कहा जाता था उसे? क्योंकि उसमें प्रत्येक वर्ष जो ह्रास लगाया जाता था उसकी राशि प्रत्येक वर्ष समान होती थी। यहां पर भी जो राशि लाभ हानि खाते से चार्ज की जाएगी वो प्रत्येक वर्ष मुख्यतः समान होती है। आइए इस विधि को समझाने के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि 1010% ऋण पत्रों को 100 रुपए वाले को 8% बट्टे पर जारी किया, तो यहां पर हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले ये बता दूं, क्योंकि अभी पिछले एग्जांपल में मैंने इस 10% को काम लिया था, क्योंकि वहां पर हम पढ़ रहे थे ब्याज का लेखांकन। अब हम पढ़ रहे हैं जो 8% बट्टा हुआ है, इस हानि को किस तरीके से हम पीएनएल से चार्ज करेंगे उसके बारे में। तो 1000 ऋण पत्र हैं, 100 रुपए अंकित मूल्य है और इनका निकाला जाएगा कितना प्रतिशत? 8%। 8% जब आप निकालते हैं तो वो आता है 8000 रुपए। यानी कि आपको ऋण पत्रों के निर्गमन पर 8% की हानि हुई है, जो कि राशि के रूप में कितना है? 8000।
साथ ही साथ लिखा हुआ है जिनका शोधन 5 वर्ष बाद क्या होगा, एक मुश्त होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर स्थायी किश्त विधि के अनुसार कुल हानि में आपको अवधि में बराबर बांटने के लिए अवधि का भाग देना है। तो प्रत्येक वर्ष की हानि कितनी होनी चाहिए, प्रत्येक वर्ष की हानि होगी 8000 कुल हानि है, इसे 5 बराबर भागों में बांटने के लिए 5 का भाग देंगे, तो प्रत्येक वर्ष अपलिखित की जाने वाली राशि होगी 1600 रुपए। 1600 रुपए आप प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे। तो ये बात हमने कौन सी विधि की करी, स्थायी किश्त विधि की। स्थायी किश्त विधि के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी द्वितीय विधि की, अस्थायी किश्त विधि। जब ऋण पत्रों का शोधन किश्तों में किया जाता है, आप स्थायी किश्त विधि का जो प्रयोग कर रहे हैं वो तब कर रहे हैं जब आप ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त कर रहे हैं, जबकि आप अस्थायी किश्त विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब आप ऋण पत्रों का शोधन किश्तों में करेंगे। जब ऋण पत्रों का शोधन किश्तों में किया जाता है तो हानि की राशि का अपलेखन प्रतिवर्ष ऋण पत्रों की प्रयुक्त राशि के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। यानी जितनी राशि आपने ऋण पत्रों की प्रयोग की है उस आधार पर ऋण पत्रों का जो हानि है, ऋण पत्रों की जो हानि है उस अनुपात के आधार पर अपलिखित की जाएगी। इस विधि के अनुसार बट्टे की राशि साल दर साल क्या होती है, अपलिखित की जाने वाली बट्टे की राशि साल दर साल क्या होती है, कम होती जाती है। इस कारण इस विधि को परिवर्तनीय किश्त विधि भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ऋण पत्रों की प्रयुक्त राशि वो कैसे निकालते हैं, उसे समझने के लिए बात करते हैं एक उदाहरण की। उदाहरण के लिए कंपनी ने 15 लाख रुपए के 9% 10% बट्टे पर निर्गमित करती है। ये 9% ब्याज दर है और बट्टा है 10%। तो अभी हम बात कर रहे हैं बट्टे की। बट्टे को किस तरीके से, जिनका मोचन वार्षिक आहरण पर प्रत्येक वर्ष के अंत में 3 लाख रुपए से किया जाना है। यानी कि आज आप ऋण पत्र जारी कर रहे हैं, ऋण पत्रधारियों से 15 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष के अंत में आप 3 लाख रुपए का शोधन कर देंगे। 3 लाख रुपए पहले साल के अंत में, 3 लाख रुपए दूसरे साल के अंत में, 3 लाख तीसरे साल के अंत में। तो यह हो गया किश्तों में शोधन। अपलिखित की जाने वाली बट्टे की राशि की गणना कैसे करेंगे वो देखिएगा। इस तरह से आपको बकाया राशि निकालनी होगी। बकाया राशि समझे, प्रथम वर्ष में बकाया राशि कह दो या प्रयुक्त राशि कह दो पूरी 15 लाख है। हालांकि आपने साल के अंत में 3 लाख रुपए चुका दिए होंगे, लेकिन साल भर आपने प्रयुक्त कितनी की, पूरे 15 लाख रुपए। फिर आपने 3 लाख चुका दिए तो दूसरे साल आपने कितने प्रयुक्त किए, 12 लाख रुपए। फिर आपने 3 लाख रुपए चुका दिए तो आपने कितने प्रयुक्त किए, 9 लाख रुपए। फिर आपने 3 लाख रुपए चुका दिए तो चौथे साल में आपने कितनी राशि प्रयुक्त की, 6 लाख। और 5वें साल में आपने 3 लाख प्रयुक्त किए और 5वें साल के एंड में आपने 3 लाख रुपए चुका दिए। तो यहां पर जो अनुपात निकालना है वो प्रयुक्त राशि का निकालना है। अब बात करते हैं इस अनुपात को। अगर आप देखेंगे तो सब में 5 जीरो कॉमन है, इस कारण इनका अनुपात आएगा 5:4:3:2:1, जिसका योग है 15। अगर मैं कुल हानि की बात करूं तो 15 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए हैं जिन्हें 10% बट्टे पर जारी किया गया है। तो 15 लाख का 10% हानि होती है 1,50,000। तो हानि की कुल रकम है 1,50,000, जिसे 5 सालों में इस अनुपात के आधार पर बांटा जाएगा। यदि इनका शोधन एक मुश्त होता तो 1,50,000 की हानि में आप 5 साल का भाग दे देते, प्रत्येक वर्ष की हानि 30,000 हो जाती। लेकिन ये किश्तों में शोधन है तो इसमें हानि को प्रयुक्त राशि के अनुपात में अपलिखित किया जाएगा। 1,50,000 कुल हानि इंटू 5/15, इसे अनुपात में बांटना है। 5 ये वाला और 15 इसका योग है। 1,50,000 इंटू 4/15, 1,50,000 इंटू 3/15, 1,50,000 इंटू 2/15 और 1,50,000 इंटू 1/15। जब आप इसे हल करते हैं तो ये राशि आती है 50,000, ये राशि आती है 40,000, ये राशि आती है 30,000,
ये राशि आती है 20,000 और ये राशि आती है 10,000। जैसा कि इन्होंने विधि में समझाया था कि इस विधि में प्रत्येक वर्ष बट्टे की राशि साल दर साल घटती रहती है, इसलिए इसे परिवर्तनीय किश्त विधि कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्रत्येक वर्ष बट्टे की राशि कम होती जा रही है, क्योंकि शुरू के वर्षों का अनुपात ज्यादा होता है और बाद के वर्षों का अनुपात कम होता है, जबकि स्थायी किश्त विधि में प्रत्येक वर्ष राशि समान होती है। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 18। ए लिमिटेड कंपनी ने 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्रों को 6% बट्टे पर निर्गमित किया है। 6% बट्टे पर 1 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं और 6% बट्टे पर निर्गमित किया है, तो 1 लाख का 6% कुल हानि 6,000 रुपए है। ये ऋण पत्र 5 वर्षों के विस्तार में वार्षिक किश्तों में बराबर राशि में मोचित होने हैं, यानी आप 5 साल में इनका शोधन करेंगे और बराबर, यानी प्रत्येक वर्ष आप 20-20 हजार रुपए चुकाएंगे। तो प्रथम साल में आपने कितनी राशि प्रयुक्त की? पूरी 1 लाख, फिर आपने 20,000 चुका दिए। तो दूसरे साल में आपने 80,000 प्रयोग किए, फिर 20,000 चुका दिए, तो 60,000 प्रयोग किए, फिर 20,000 चुका दिए, तो 40,000 प्रयोग किए और फिर 20,000 लास्ट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो बट्टे की राशि निकालते हैं और फिर साथ ही साथ आपको ऋण पत्रों के निर्गमन बट्टे को 5 वर्षों में दर्शाएं, यानी आपको खाता यहां तैयार करना होगा। तो खाता किस तरीके से बनाते हैं वो बाद में बात करेंगे, पहले वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर कुल हानि है 1 लाख इंटू 6% आपको निकालना है, जो कि है 6,000। अब इस 6,000 की राशि को किस तरीके से अपलिखित करेंगे, उसके लिए आपको फिर से वही टेबल बनानी होगी। प्रयुक्त राशि पहले वर्ष 1 लाख, फिर 80,000, फिर 60,000, फिर 40,000 और फिर 20,000। सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम 20,000 का शोधन करेंगे, बस ये लिखा हुआ है कि 5 समान किश्तों में शोधन करेंगे। तो 1 लाख में 5 का भाग देने पर राशि 20,000 हमने निकाल लिया और उसे हम घटाते गए ताकि हमें प्रयुक्त राशि पता चल सके। अनुपात की बात करें तो 5, 4, 3, 2, 1। कुल हानि 6,000 इंटू 5/15, 6,000 इंटू 4/15, 6,000 इंटू 3/15, 6,000 इंटू 2/15 और 6,000 इंटू 1/15। जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है आपके 2,000 रुपए, 1,600, 1,200, 800 और 400। अब बात करते हैं ये हानि तो आप समझ चुके होंगे, तो अभी हमने समझा है डिस्काउंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझें। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये एक अकाउंट ही है, जैसे आपने कक्षा 11 में लेजर की है, लेकिन 5 सालों का एक साथ है, इसलिए आपको इस तरीके से ये नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो हम डिस्काउंट को डेबिट करते हैं और हम एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो जब हम लेजर करेंगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिखा जाएगा टू डिबेंचर और कुल राशि लिख दी जाएगी डिबेंचर डिस्काउंट के सामने वाली, जो कि है 6,000। अब ये जो राशि आपने निकाली है ये प्रत्येक वर्ष पीएनएल में जाएगी। तो आपको नजर आ रहा होगा इधर बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आपको वो राशि लिखनी है जो आप पीएनएल से चार्ज करेंगे, क्योंकि आपको सवाल के शुरू में ही यहां पर बताया गया था कि पीएनएल से चार्ज करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जब आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को बाय में लिखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखेंगे कितना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में प्रथम वर्ष की राशि लिखेंगे और प्रथम वर्ष की राशि कितनी आ रही है 2,000 रुपए। तो यहां पर आप लिखेंगे 2,000। 6,000 में से 2,000 घटाने के बाद बैलेंस बच जाएगा 4,000 और अब आप टोटल लगा दीजिए 6,000। जो प्रथम वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकेंड ईयर का कौन सा बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, तो उसे यहां ट्रांसफर करेंगे। फिर से साल के अंत में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राशि चार्ज करेंगे और इस बार की राशि है 1,600 रुपए, जैसा कि आपने गणना की है। 4,000 में से 1,600 रुपए घटाने के बाद जो राशि बचेगी 2,400 रुपए और दोनों तरफ का टोटल लगा देंगे 4,000 और 4,000। जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग है वो थर्ड ईयर का ओपनिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस यहां उतारेंगे
और इस बार थर्ड ईयर में आपको अपलिखित करने हैं पीएनएल से 1200 रुपए, तो बैलेंस भी बच जाएगा 1200 रुपए। टोटल लगा दीजिए 2400 और 2400। थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जो कि 1200 रुपए है, और आपने पीएनएल से फोर्थ ईयर में चार्ज किए हैं 800 रुपए, तो बैलेंस बचेगा 400 रुपए, क्योंकि 1200 में से 800 घटाने के बाद 400 बचेंगे। और जो फोर्थ ईयर का क्लोजिंग, वो फिफ्थ ईयर का ओपनिंग, जो कि है 400 रुपए, और इसे पूरा पूरा किससे चार्ज कर लेंगे? पीएनएल से, तो आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कंप्लीट होता है। इसी के साथ ऋणपत्रों के निर्गमन की हानि का किस तरीके से अपलेखन किया जाता है वो बिंदु भी समाप्त होता है।